तो आज तक जो पंचायत है उसका सेशन चल रहा है और हमारे साथ हैं अब अल्ताफ बुखारी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं अपनी पार्टी के। तो अपनी से आप समझ गए होंगे कि अपनी पार्टी से ये लोगों को अपनाना चाहते थे, अपनी तरफ लाना चाहते थे। सर, पहला ही सवाल आपसे पूछूंगा कि जो नाम था, नाम पे कोई सोच थी? आप चाहते थे कि एक अपनापन आए और वो अपनापन आप देख रहे हैं अब लोगों में? पहले ही मैं अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को जो यहाँ हैं और आपको और आपकी टीम को जो यहाँ आई है। अपनी पार्टी नाम रखने में शायद सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो भी इस पार्टी का नाम लगे उसे अपनापन लगे, क्योंकि ये उनकी अपनी पार्टी है। ये किसी ख़ानदान को नहीं रिप्रेजेंट करती है और ये किसी ख़ानदान को बिलोंग नहीं करती है। थैंक यू सो मच। ये बताइए सर कि अभी जो समीकरण बन रहा है इलेक्शंस का, एक डिपार्चर है। जो हम देखते थे एक सेट टेम्पलेट था कि बाइकआउट होगा, मैनेजमेंट होगी, श्रीनगर में खासकर और साउथ कश्मीर में, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बस मैनेज करना है अपना इलेक्शन। अभी आप कैसे देखते हैं, कितना डिफरेंट है ये इलेक्शन? अगर आप वोटर का जो टर्नआउट है लोकसभा में हमने देखा हुआ है, कितना डिफरेंट है और क्या नए चैलेंजेस हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, एक लीडर के लिए, जब वोटिंग ज़्यादा होगी? देखिए, मैं आपको बताऊंगा जो ये पिछले 5 साल हमने देखे, 5 साल में जो मेहनत की हम जैसी पार्टियों ने, जो उस वक़्त सामने आई, में जिस वक़्त टर्मॉइल था, अंधेरा छाया हुआ था 5 अगस्त 2019 के बाद। अगर कोई आपको कहेगा, गलत कहेगा, 2019 5 अगस्त काला दिन था, काला दिन रहेगा और हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो एक मातमी दिन है। उसके बाद फिर हिम्मत जुटानी और लोगों में जाना और लोगों को कहना ज़िंदगी ने चलना है मेरे भाइयों। और उसमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है। जब आप एक मुश्किल हालात में, किसी घर को आग लगी होती है, फिर उन घर वालों को अगर तसल्ली देने भी जाओगे तो वहाँ पहले आपको बुरा भला सुनना पड़ेगा। वही बुरा भला हमने भी बहुत कुछ सुना, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की मदद से आज मैं आपको कहूँगा जो आप देख रहे हैं पार्टिसिपेशन इलेक्शंस में, मुझे लगता है अपनी पार्टी और हमारा उसमें बहुत बड़ा रोल है। क्यों हमने लोगों को माइल किया कि दिल्ली को अगर अपने हुकूक वापस लाने हैं तो अपने वोट का इस्तेमाल करो, क्यों दिल्ली आज तक जीती है जब हम लोग बाइकआउट में रहे। जी जी सर, आपके आसपास एक बड़ी खतरनाक स्ट्रैटेजी कहूँगा ऑपोजिशन की, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, आपको उन्होंने लगातार कोशिश की कि बीजेपी के साथ आपको जोड़ें। ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम, आज भी वो वही स्ट्रैटेजी लेके जा रहे हैं। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं यहाँ एक नब्ज उन्होंने पकड़ी कि बीजेपी के साथ किसी को दिखा दो और उसका नुकसान होगा? आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मुझे याद है आपने साफ तौर से कहा था कि हम पीठ के पीछे नहीं, पर्दे के पीछे नहीं, हम सीधी साफ बात करते हैं। लेकिन क्या माहौल ने आपको जो है उसका फायदा दिया? यहाँ ग्राउंड में जो आपने सीधी बात की उसका नुकसान हुआ या फायदा हुआ? देखिए, 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कश्मीरी हमेशा दिल्ली को शक की नज़र से देखता है और उसमें सभी कश्मीरी इंक्लूडिंग मी, हम सब दिल्ली को शक की नज़र से देखते हैं। इसलिए नहीं कि हमें कोई ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, इसलिए क्योंकि दिल्ली ने हमारे साथ वैसा ही पिछले 74 साल में किया है। तो शक जाहिर होना बिल्कुल सही है। 47 में हमने एक अजीम लीडर को यहाँ से भेजा, दिल्ली ने उसको गले में डाला कि आप जाओ जी वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर, इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर बन के। शायद वो उसलिए नहीं गए थे, उन्होंने दिल्ली की जोली में कश्मीर को डाला। आज तक वहाँ से हमने रियलाइजेशन दिल्ली को वो कभी नहीं देखी। इसलिए शक की नज़र से दिल्ली को हमेशा देखा गया और अब भी देखा जाता है। आज ये बड़ा आसान नैरेटिव है, जो भी नया कोई आएगा उसको बी टीम को, लेकिन लोग समझते हैं। कल इंजीनियर रशीद साहब के बारे में एक चिट्ठी सर्कुलेट की गई थी, फेक चिट्ठी है, फेक थी। मुझे अंदाज है कि सरकार इतनी इंटेलिजेंट है कि आज शाम से पहले दे शुड टेल अस कौन था। वो नहीं कहेंगे तो हम कहेंगे। क्यों आप भी बता दीजिए कौन था? नहीं, देखिए, कुछ चीज़ें हम सरकार से सुनना चाहते हैं, इसलिए
ये बी टीम ये एक टीम, फुल टीम है अब यहाँ कि जो नया आया जिसको किसी से नहीं पीट सकोगे उसको बी टीम से पीटो, इंशाल्लाह लोग समझते हैं, लोग फैसला करेंगे। सर इस बार इलेक्शन नए इसलिए हैं क्योंकि हम उन लोगों को इलेक्शंस में देख रहे हैं जो सोचा भी नहीं था 5-8 साल पहले। जमाते इस्लामी की बात करें, प्योर बाइकॉट पॉलिटिक्स था उनका, सबवर्सिव एक्टिविटीज में भी उनका हाथ बताया जाता था, और आज वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बैक चैनल नेगोशिएशंस हुई, कई लोगों ने कहा अल्ताफ साहब जो हैं उसमें मीडिएटर का रोल निभा रहे हैं, और इस बारे में बताइए कितनी सच्चाई है, कितना हेल्प हुआ और वो कहाँ बात रुक गई, क्योंकि बैन नहीं उठा, अब वो प्रॉक्सी तरीके में इलेक्शन लड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी हिस्सा ले रही है, खुद ले रही है या इंडिपेंडेंट्स के थ्रू ले रही है, मुझे लगता है दिल्ली रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। जमात इस्लामी का इलेक्शंस में हिस्सा लेना एक खुशाइन बात है। इलेक्शन शुड बी इंक्लूसिव, कश्मीर पॉलिटिक्स हैज़ टू बी इंक्लूसिव, दिल्ली हैज़ टू लर्न दैट किसी को बुरा नाम देके दे शुड नॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम participating in democracy. People are wise. Kashmiris are a wise lot of people. We are not those people deaf and dumb. जी. We know what is right, what is wrong. I don't act as mediator. I bat for every Kashmiri, be it Jamaat Islami, be it Engineer Rashid, be it every common boy or a senior man who is behind the jails, who is suffering. I will always be their advocate. I will be by their side every time. सर टेम्पलेट जो बदला है, जैसे मैंने आपको कहा कि हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा वोटिंग होगी, लोकसभा का जो ट्रेंड आगे चलेगा, चेंज है कश्मीर के लिए। हमने देखा है कि जो दिग्गज हैं, हैवी वेट्स जो है यहाँ के पॉलिटिक्स के, उमर अब्दुल्ला ने तो टोपी भी उतार दी, गांदरबल में बोला टोपी हम जो सब जानते हैं कश्मीरियों के लिए बहुत इज्जत की बात होती है, तो अगर आप वो सामने रखते हैं कि मतलब आप काफ़ी डेस्परेशन भी दिखा रहे हैं, आप डोर टू डोर जा रहे हैं, वो भी एक नई चीज़ है, लोग कैंपेन करते हैं, रोड शोज करते हैं, आप डोर टू डोर क्यों जा रहे हैं? आपको भी कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं खतरा है अब इस बार लोगों को जो है जाके पकड़ना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा भैया वोट हमारे लिए देना ही देना? फरीद साहब, पहली बात आपने उमर साहब के बारे में की कि उन्होंने टोपी उतारी। आई थिंक दैट वाज एन अपील विच केम डायरेक्टली फ्रॉम हिज हार्ट। वी शुड अंडरस्टैंड ऑल ऑफ अस हैव हार्ट। हम सब जो सियासत में हैं, हमारा भी दिल होता है, और अगर हम दिल से कोई बात कहते हैं उसे ये नहीं समझना चाहिए कि वो हमारी डेस्परेशन है। और जहाँ तक इलेक्शंस में मेरा डोर टू डोर जाना या किसी का, ये तो हर एक का अपना अपना स्टाइल है, कौन कैसे इलेक्शन लड़ता है। क्या बोलते हैं आपको लोग जब आप किसी दरवाजे? आज चूंकि दिल्ली की नज़रें इलेक्शन पे हैं जी, देश की नज़रें इलेक्शन पे हैं, तो आपको मुझे नोटिस करने में शायद अच्छा लग रहा होगा, वरना मैंने 2014 में भी ऐसे ही 22,000 घरों में गए, 22,000 वोट पड़े और अल्हम्दुलिल्लाह 16,000 वोट हम उनमें से ले गए। क्या मुद्दे हैं सर? आप जब डोर ये खटखटाते हैं, लोग निकलते हैं, कैसा रिस्पांस मिलता है और क्या शिकायत रहती है? क्या लोगों के इश्यूज हैं ग्राउंड पे जो आपको बोलते हैं कि ये हल होने चाहिए तभी हम आपको वोट देंगे? देखिए, जो मेन इशू है, अगर मैं आपको आज यहाँ सच बताऊं, मेन इशू हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का है, बच्चों की। वी हैव एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे यहाँ ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स हर घर में 2-2, 3-3 बैठे हुए हैं, विच इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। कल को यूथ को एंगेज करना सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। और जहाँ तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक है, मुझे लगता है 2.25 साल मिले थे, 70% डेवलपमेंट के काम तो हुए थे, लेकिन कुछ एरियाज़ नए आए हमारे साथ, जो बड़गाम से आए या चाडूरा से आए, वहाँ मुझे लगता है वो 100 साल अभी पीछे हैं बाकी एरिया से। इंजीनियर रशीद की ड्रामेटिक एंट्री हुई है, आज एयरपोर्ट से उतर के ही सीधा बारामूला गए हैं, और कल जब तिहाड़ से बाहर आए तो ऐसा लगता था जैसे अंदर सोच के आए हैं कि बाहर सबको टारगेट करना है, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। उनका कितना बड़ा रोल रहेगा इस इलेक्शन में? आपको लगता है जो लोकसभा में एक वेव देखी हमने, चाहे आप उसको इमोशनल कनेक्ट करें, ऑर्गेनिक एक इलेक्शन कैंपेन कहें, लेकिन वो जीत गए और दिग्गजों को उन्हें हरा दिया 2-2.5 लाख वोट से। कितना बड़ा इम्पैक्ट उनका होगा असेंबली इलेक्शंस पे? कैसे देखते हैं आप उनकी एंट्री को? मुझे लगता है पहले तो मैं उनको मुबारकबाद ही देता हूँ इसके लिए। कैदबंद से निकलना हर इंसान की ख्वाहिश होती है। चलो छोटे से समय के लिए
कोर्ट्स ने साबित कर दिया कि हम भी बराबर हैं कश्मीरी हिंदुस्तान के बाकी लोगों की तरह। जिस तरह केजरीवाल साहब को छोड़ा उसको भी छोड़ा। तो मुझे लगता है एक सेटिस्फेक्शन पहली कश्मीरियों को कल मिली होगी कि हमें इक्वली इस लिहाज में ट्रीट किया गया, नंबर एक। नंबर दो, इंजीनियर साहब ने जब अपना इलेक्शन लड़ा पार्लियामेंट का, जो नतीजा था वो हर माँ की आवाज़ थी, हर बहन की आवाज़ थी, हर भाई की आवाज़ थी, हर बाप की आवाज़ थी कि हमारे बच्चों को रहा करो, हमारे बुजुर्गों को रहा करो। दिल्ली शुड टेक ए क्यू फ्रॉम इट। I as a party we have taken a cue, और इसीलिए we are advocating a general amnesty to be declared for all those people who are not involved in heinous crimes. राइट सर, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल रहता है कि पावर में आके यहाँ लोग जो है नेशनलिस्ट बन जाते हैं, बहुत जबरदस्त नेशनलिस्ट बन जाते हैं। जो बीजेपी सरकार इस वक्त जो उन्होंने कर्ब करने के लिए स्टेप्स लिए, वो इससे पहले भी हो रहे थे, एनकाउंटर इससे पहले भी हो रहे थे, पकड़ दकड़ इससे पहले भी हो रही थी। तो क्या आपको लगता है कि जो सियासत है, जिसको हम कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि डेड बॉडी पॉलिटिक्स ऑन डेड बॉडीज, जहां देश के बाकी हिस्सों में भी पॉलिटिक्स होता है लेकिन कोई मरता मारता नहीं है उसमें, यहां लोग मरते हैं उस पॉलिटिक्स से। आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि यहाँ के जो पॉलिटिशियन है अपने मैंडेट के अंदर काम करें, सड़क, बिजली, पानी और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर का रेजोल्यूशन वो भारत सरकार तक छोड़ दे, वो उनका काम है। आपको लगता है कि अब टाइम आ गया कि चेंज करें अपना पॉलिटिक्स, 370 हट गया, उसको भूल के लोगों को और बेवकूफ ना बनाएं? मीर साहब, दो चीज़ें हैं। ये जो नैरेटिव्स यहाँ बनते हैं ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान, बदकिस्मती से ये दिल्ली के नैरेटिव्स कश्मीरी पॉलिटिशियंस यहाँ चलाते हैं, वरना सबको पता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को जब बात करनी है वो खुद बात करते हैं, हमारा कोई रोल नहीं उसमें। हम सब दुआ करते हैं पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह सलामत रखे पाकिस्तान को, ये सब की दुआ है, मेरी भी दुआ है, हम सब की दुआ है। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात दिल्ली का काम है, ये किसी कश्मीरी पॉलिटिशियन का काम नहीं है। और कश्मीरी हुकूमत कोई कभी नहीं ये इसमें कुछ कर सकती थी। हमने तो 47 में ही फॉरेन अफेयर्स उनके हाथ दे दिया था, लेकिन दिल्ली ने स्क्रिप्ट दिए हैं, चाहे 98 में दिए, 96 में दिए, वो दिल्ली के स्क्रिप्ट होते हैं, उन्हीं स्क्रिप्ट पे वो चलवाते थे उस वक़्त। नंबर एक। नंबर दो, दिल्ली को भी अब समझना होगा जम्मू कश्मीर के लोग बालेंग हो गए हैं। दे शुड स्टॉप कोचिंग पीपल इन दिल्ली। कश्मीरीज जो करेंगे वो यहाँ बैठ के करेंगे, यहाँ के हालात के मुताबिक करेंगे, और उन हालात के मुताबिक ये है कि इट हैज़ टू बी एन इंक्लूसिव सोसाइटी। डोंट मेक समबडी अ मिलिटेंट एंड समबडी अ नेशनलिस्ट। वी आर ऑल नेशनलिस्ट। यहाँ कोई नहीं कहता है कि पाकिस्तान बनाओ। पाकिस्तान बनाने की बात उन लोगों ने उस वक्त की जब आपने उनको डेमोक्रेसी से चेंज लाने नहीं दिया। अगर आपने 87 में चोरी नहीं की होती, ये नहीं हुआ होता। आपने 96 का इलेक्शन किया, दिल्ली में स्क्रिप्ट लिखा। आपने 2002 का इलेक्शन किया, दिल्ली में स्क्रिप्ट लिखा। आपने 2009 का इलेक्शन किया, दिल्ली में स्क्रिप्ट लिखा। आप स्क्रिप्ट कश्मीरियों को लिखने दो। आज जम्मू कश्मीर के लोग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर के अच्छे नुमाइंदों को चुनने के लिए निकले हैं। जब आप उनमें इंटरफेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रैक से। सर, यहाँ के पॉलिटिशियन आपसे रश खाते हैं कि आपकी Z+ सिक्योरिटी है, तो ऐसा क्या खास है अल्ताफ बुखारी में कि बीजेपी सरकार जो है इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी दे रही है? आपने अच्छा सवाल किया। आपको ये सवाल मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब से करना चाहिए, क्योंकि जब मैं 2015 में मिनिस्टर बना, मैं तब से ही Z+ में था। क्यों? तब मैं वाहिद आदमी था जिसने अपना घर छोड़ा नहीं। मैं लाल चौक में रहता हूँ, घंटा घर के सामने। मैंने तब भी नहीं छोड़ा। सब लोग कहते थे कि सिक्योरिटी रिस्क है, हमें तब भी पता था लोगों का प्यार है और कुछ नहीं है। ठीक है, इन्होंने अपना, तो इसलिए आज मुझे नोटिस इसलिए किया जाता है शायद कि मैं सच की बात करता हूँ और सच की सियासत करता हूँ। अल्ताफ साहब, जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट हमें लग रहा है अभी साफ तौर पे है कि किसी को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, कोई पार्टी अपने बलबूते पे सरकार नहीं बना सकती। NC कांग्रेस साथ आए, आपको लगता है काफी है उनका सरकार बनाने के लिए? बीजेपी का बड़ा रोल आप देख रहे हैं 8 अक्टूबर के बाद? NC फिर से बीजेपी के साथ जा सकती है उसके बाद? अभी तो बिल्कुल अनटचेबिलिटी दिखा रही है। देखिए, मैं दो चीज़ें आपको बताऊंगा। यहाँ हर एक चीज़ मुमकिन होती है। मैं अपनी पार्टी के बारे में बताऊंगा। हम किसी भी अलायंस के साथ नहीं हैं, न बीजेपी के साथ हैं, न कांग्रेस के साथ हैं, न नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं, न PDP के साथ हैं। हम अपने लोगों के साथ हैं
और जो भी कल को भी फैसला करना होगा लोगों में वापस जाएंगे। अगर हमें कामयाबी मिली लोगों को कहेंगे रास्ता अगला दिखाओ, वही डेमोक्रेसी में जायज़ तरीका है और हम उसी जायज़ तरीके से चलेंगे। ये बात ज़रूर है, कांग्रेस की जितनी नफ़रत है उतनी ही बीजेपी की भी यहाँ नफ़रत है, क्यों दिल्ली की जमातों ने यहाँ हमारा हमेशा खून खराबा करवाया है। जी, यहाँ की सियासत अल्ताफ साहब टुकड़ों में क्यों होती है? मतलब जहाँ एक कॉमन कॉज है तब भी सब लोग लड़ रहे होते हैं। लद्दाख में आप देखिए 6 शेड्यूल के लिए सभी लोग साथ हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार भी उनका जो है बात सुन रही है, उनकी बात ज्यादा सुनी जाती है। तो यहाँ के लोग जो यहाँ के पॉलिटिशियन है बटे क्यों रहते हैं जहाँ कॉमन कॉज है? आपको एक चीज़ मैं बताऊँ आज, इन अ वेरी लाइटर वेन यू विल फाइंड हम सब जम्मू कश्मीर के लोग एक दिन इकट्ठे होंगे। दिल्ली को ये गुमान निकालना चाहे कि ये कश्मीरी मिलेंगे नहीं, हम ज़रूर जिस वक्त जहाँ हमारा कॉमन कॉज होगा जम्मू और कश्मीर के लोग हम इकट्ठे हो जाएंगे। हम हुए ना इकट्ठे, जी जी, जब 2020 हुआ जम्मू वाले मेरे साथ मिले, हम लोग गए दिल्ली और ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ लाया उसी बीजेपी सरकार से जिसने हमारा 370-35 ये इसीलिए उठाया था कि सब भारत के लोग यहाँ आके बसें। नहीं हो सका ना, ठीक है, मुझे क्रेडिट लोगों ने नहीं दिया, लेकिन हमने तो बचाए नहीं ज़मीनें अपनी। कोई खरीद सका यहाँ ज़मीनें पिछले 5 साल में? वो चाहते थे कि पूरे हिंदुस्तान से लोग आके नौकरियाँ यहाँ सरकारी नौकरियों में हिस्सा ले लें। हम गए ना, कन्विंस किया ना, कन्विंस ही किया। इट वाज ओनली जब हम जम्मू के लोग और कश्मीरी मिले, ठीक है, हम उस वक्त कोई इलेक्टेड लोग नहीं थे। कल अगर हम इलेक्टेड होंगे हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अल्ताफ बुखारी साहब, हमारे साथ हमारे पास आने के और जो आज तक की पंचायत है उसमें हिस्सा लेने के लिए और बेबाक तरीके में जो है सारे सवालों के आज आपने गुस्से के बगैर जो है जवाब दिए। मुझे वैसे कभी गुस्सा नहीं होता है। शायद जम्मू कश्मीर में अब कोई गुस्सा करने के पोजीशन में नहीं है। क्यों? हमें भीख मांग के उनसे वापस लाना है सब जो उन्होंने दिन के उजाले में डाका डाल के हमसे लिया पिछले 8 सालों में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अस, थैंक यू।